हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आपके पसंदीदा और शानदार सेशन संडे स्पेशल के एपिसोड 2 को, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे यूपीएटी एंड केन सुपरवाइजर से रिलेटेड अति संभावित प्रश्नों को, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत उन सभी विषयों को कवर करने का प्रयास किया गया है जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मैथ, सोशल साइंस, जीके और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हिंदी, सभी से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के सेशन में दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत देखते हैं हम लोग आज का विचार। रख हौसला हो मंजर भी आएगा, रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, हमें लगातार मेहनत करते रहना है और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके दोस्तों ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाबू शिव प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। बाबू शिव प्रसाद के द्वारा, बाबू शिव प्रसाद के द्वारा 10 फरवरी कब स्थापना इसकी की गई थी? बाबू शिव प्रसाद, आप लोग याद रखेंगे। बाबू शिव प्रसाद के द्वारा 10 फरवरी 1921 में, ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। काशी विद्यापीठ आप लोग याद रखेंगे, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है, काशी विद्यापीठ है। दोनों में अंतर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब होती है? 10 फरवरी 1921 को। ठीक है, और इसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद के द्वारा की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इनके द्वारा काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। कब? 1916 में। सत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इस विद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू की स्थापना की जाती है। और काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद जी के द्वारा 10 फरवरी 1921 को की जाती है। ठीक है, और ये जो काशी विद्यापीठ है ये कहाँ पे है? भदैनी, यानी कि भदैनी वाराणसी में स्थापित है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे और है दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा किस चीज़ की स्थापना की जाती है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? सेंट्रल हिंदू स्कूल या सेंट्रल हिंदू विद्यालय हो चुका है। इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है दोस्तों 1898 में। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल, भूटान, अमेरिका या फिर ब्राज़ील? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 101 नंबर का जो सदस्य है वो कौन सा देश बना है? आप लोग बताइए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। 101वां देश कौन सा बना है दोस्तों? अमेरिका बना है। आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में।
गुरुग्राम हरियाणा, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक इंटरनेशनल संस्थान है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में कौन है? महानिदेशक दोस्तों इसके कौन है वर्तमान में? अजय माथुर, अजय माथुर, ठीक है। इसकी स्थापना भारत व फ्रांस की सहायता से की गई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये मतलब इसके स्थापना की बात कब हुई थी दोस्तों? जो कोप 21 बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये कोप 21 पेरिस समझौता, इसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता के अंतर्गत यानी कि कोप 21 की जो बैठक हुई थी दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 2015 में इसकी स्थापना की बात की जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों कब होती है? 30 नवंबर 2015 को। कब होती है? 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 स्थापना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को भारत में गुरुग्राम हरियाणा में होती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। जो ये अमेरिका है जो दोस्तों शामिल हुआ है इसमें, इसने शामिल होने की घोषणा कब की थी? कोप 26 की जो बैठक हुई अभी हाल ही में, कहाँ पे दोस्तों? ग्लासगो। कहाँ पे हुई है? ग्लासगो में हुई है कोप 26, ठीक है। कोप 26 की बैठक कहाँ पे दोस्तों हुई? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यहीं पर इसने घोषणा की थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की, अमेरिका ने, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोप 25 की बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कोप 25 की बैठक जो हुई थी ये मैड्रिड कहाँ है दोस्तों? स्पेन में है। अब कोप 27 की बैठक दोस्तों कहाँ पे होनी है? मिस्र में। मिस्र की दोस्तों राजधानी क्या है? काहिरा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी आप महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों आप लोगों को बता दी गई हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से और है कि 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका जवाब आप लोग 100% दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके ऑप्शन है दोस्तों अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव और पुडुचेरी, ठीक है। इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कला भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कला भवन दोस्तों पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं ए, वो बिल्कुल सही है। इसका कला भवन कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? ये वाराणसी में है, ठीक है। और इसे किस नाम से है? भारत कला भवन, भारत कला भवन। और ये कहाँ पे है? बीएचयू परिसर में है, ठीक है। कहाँ पे है? बीएचयू जो परिसर है यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो परिसर है वहीं पर दोस्तों ये स्थापित है, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ पे है? बीएचयू परिसर में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है इसी के परिसर में है, बीएचयू के परिसर में। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब भारत के प्रचलित जो समस्त शैलियाँ हैं दोस्तों, भारत की प्रचलित समस्त शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह इसमें मिलता है। भारत के प्रचलित समस्त शैलियों का जो चित्रों का संग्रह है दोस्तों आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा देखने को? भारत कला भवन में। और ये बीएचयू परिसर में है, आप लोग याद रखेंगे, भारत कला भवन, बीएचयू परिसर, वाराणसी, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों आप लोगों को बताना है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री? जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं ए वो बिल्कुल सही है। क्या होगा? प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो आपदा से संबंधित एक्ट था दोस्तों, ये कब आया था? आपदा प्रबंधन एक्ट, ये दोस्तों एक्ट जो था ये 2005 का है। ठीक है, कब का है? 2005। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? स्थापना यानी कि लागू कब से होता है दोस्तों? लागू ये होता है 2006 से, 27 सितंबर 2006। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों कार्य करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को हम बता दे रहे हैं दोस्तों, इसकी जो थीम थी, 2021 की, हिमालय क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव। हिमालय क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव, ये थीम थी 2021 की। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना दिवस पर। ठीक है, स्थापना दिवस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 2006 को होती है। एक्ट कौन था? 2005 का था। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कार्य किसके अंतर्गत करती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यहीं पे दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहली महिला NDRF टीम की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाती है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, बरेली? इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पहली महिला NDRF टीम की जो स्थापना है दोस्तों, पहली महिला NDRF टीम ये कहाँ पे गठित की जाती है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर। और दोस्तों एक आप लोगों को बताना है गढ़मुक्तेश्वर या हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर शहर है और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे इसमें से स्थापना इसकी की जाती है। NDRF का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जो वर्तमान DG हैं, NDRF के DG जो हैं अतुल करवाल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती थी आप लोगों को बताई गई हैं, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को नोट कर लेना और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों? एडविन लुटियन, रामवन जी सुतार, और यहीं पे है डॉक्टर बिमल पटेल। इसके अलावा और कौन है? डॉक्टर BP चौधरी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जो नया संसद भवन तैयार किया जा रहा है दोस्तों, उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो लोग रामवन जी सुतार दे रहे हैं बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बिमल पटेल। डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा दोस्तों नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति भवन गार्डन है दोस्तों,
राष्ट्रपति भवन गार्डन, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? एडविन लुटियन के द्वारा। रामवन जी सुतार, जाना माना नाम है दोस्तों, इनके द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? रामवन जी सुतार के द्वारा दोस्तों बनाई गई थी। ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी है दोस्तों, कहाँ पे है? नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति या प्रतिमा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पे, और जिला कौन पड़ा? केवड़िया जिला, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो राम सुतार जी थे, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। आइए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। डॉक्टर बिमल पटेल, जाना माना नाम है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन, ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल जी के द्वारा तैयार किया जा रहा है दोस्तों। इन्हें 2019 में वास्तुकला और इन्हें 2019 में दोस्तों 2019 में वास्तुकला और योजना के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो गुजरात का हाई कोर्ट है दोस्तों, उसका भी डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। अहमदाबाद में जो आरबीआई की बिल्डिंग है दोस्तों, उसका भी डिज़ाइन इन्हीं का बनाया हुआ है। ईडन गार्डन, जिसका नाम तो आप लोग जानते होंगे, जब 1987 का दोस्तों होना था विश्व कप, उस समय उसकी जो क्षमता थी दोस्तों, उस समय सिर्फ 40,000 दर्शकों की थी। उसे बढ़ाकर 1 लाख करने का, यानी कि जीर्णोद्धार करने का जो कार्य था, यानी रिनोवेशन का, ठीक है। जो आपका ईडन गार्डन है कोलकाता वाला दोस्तों, उसका रिनोवेशन का कार्य जो था वो भी इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ईडन गार्डन की बात आए, या अहमदाबाद की आरबीआई बिल्डिंग, या गुजरात का हाई कोर्ट, या नए संसद भवन, ये सभी का जो वो था डिजाइन, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? एशिया, अफ्रीका। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब सावधानी से देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जो लोग एशिया दे रहे हैं दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो लोग एशिया दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, एशिया नहीं होगा। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो है, लेकिन देश अगर देखे जाएं तो यहाँ पे सर्वाधिक देश नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। कौन होगा दोस्तों? अफ्रीका होगा। अफ्रीका जो है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की। यहाँ पे 54 कितने हैं? अफ्रीका में कितने हैं दोस्तों? 54 देश है। अफ्रीका में कितने देश हैं? 54। आइए हम बात कर लेते हैं 54। आइए हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों का बढ़ता क्रम, ठीक है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? यहाँ पे लिख लीजिए जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन है जनसंख्या के आधार पे? एशिया है, याद रखेंगे। उसके बाद कौन है?
अफ्रीका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश की बात की गई थी, तो उसका राइट आंसर दोस्तों अफ्रीका होगा। जनसंख्या के आधार पर बात कर ली जाए, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है दोस्तों, तीसरा नंबर यूरोप का है, तीसरा नंबर दोस्तों यूरोप का है, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, एशिया फिर अफ्रीका जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा दोस्तों है एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? एशिया है। एशिया के बाद दोस्तों कौन सा होगा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के बाद दोस्तों है अंटार्कटिका। क्या है? क्षेत्रफल के आधार पे अंटार्कटिका है दोस्तों। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद कौन है? यूरोप है, और यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4, 5, 6 नंबर पे यूरोप है, 7 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर अफ्रीका, थर्ड नंबर पे कौन है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, फिर 4th नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5th पे दोस्तों कौन है? अंटार्कटिका है, 6th पे यूरोप है, और 7th नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें से एशिया को हटा दिया जाता है, लास्ट से ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों से क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्रम जब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग ये ही ध्यान रखेंगे पूरा, उसमें से चाहे जो देश हटा दिया जाए आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समूह में से किस देश समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा, सूडान या मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बी होगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आइए हम बात कर लेते हैं किस महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं जो जिनसे मतलब भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अमेरिका की। अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है? कोई बताएगा? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका के देश आप लोगों को बताना है कौन कौन से देश हैं। बताइए। कोलंबिया। क्या होगा? कोलंबिया होगा दोस्तों। कोलंबिया के अलावा कौन सा देश है? इक्वेडोर। इक्वेडोर, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील,
ये देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है। ठीक है, मतलब दक्षिणी अमेरिका की बात हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की दोस्तों। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं दोस्तों, 1 मिनट बता रहे हैं अभी। दोस्तों लाइट चली गई थी, वही हम थोड़ा सही करने लगे थे। अभी देखते हैं और बता रहे हैं आपको। अफ्रीका जो है दोस्तों, अफ्रीका के दोस्तों कौन कौन से देश पड़ते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए। जाम्बिया है दोस्तों, कहाँ से गुजरती है, जाम्बिया से। और जाम्बिया के अलावा युगांडा, युगांडा हो गया। युगांडा के अलावा केन्या, सोमालिया, सोमालिया के अलावा गेवन। ठीक है, ये काट दिए, जाम्बिया नहीं है, हमें लगता है जाम्बिया नहीं है इसमें। ठीक है, क्या क्या है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, गेवन। ठीक है, इन देशों से, ये अफ्रीका के जो देश हैं, इनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। और एशिया की बात कर ली जाए दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश पड़ते हैं दोस्तों जो जिनसे ये गुजरती है भूमध्य रेखा। मालदीव के अलावा और कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो कोलंबिया ये हो गया, केन्या हो गया और इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये देश पता चल गए होंगे, इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना और आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो और एक क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों से और पूछ रहे हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। भूमध्य रेखा को काटने वाली, भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली, ठीक है, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो। ठीक है, कौन सी नदी है, कांगो है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा को माही। ठीक है, इसी प्रकार भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे है। कौन है, लिम्पोपे। ठीक है, और लिम्पोपे और ये जो नदियां हैं, कौन, लिम्पोपे और कांगो नदी जो है, ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, अफ्रीका में पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो माही वो भारत में पड़ती है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों वेनेजुएला की बात आई है, तो वेनेजुएला में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी बता दीजिए आप लोग इसी समय। वेनेजुएला में इसका नाम है दोस्तों साल्टो एंजिल। ठीक है, साल्टो एंजिल, जिसे एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर है। कितनी है, 979 मीटर। और फीट में बात की जाए तो ये 3212 फीट के करीब है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, गरसुप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बात कर ली जाए कौन सा है, गरसुप्पा। गरसुप्पा जलप्रपात, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, शरावती नदी पर, कर्नाटका, शरावती नदी।
आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विलैरिक आइलैंड कहाँ पर स्थित है? विलैरिक आइलैंड की बात की गई है, कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एक काला सागर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विलैरिक आइलैंड बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर। कहाँ पे है? विलैरिक आइलैंड जो है दोस्तों ये भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। और भूमध्य सागर कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका के ऊपर, ठीक है। और भूमध्य सागर में जो विलैरिक आइलैंड है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विलैरिक आइलैंड, ये जो लेवेंडर, आप लोगों ने सुना होगा लेवेंडर का जो परफ्यूम आता है, लेवेंडर का जो पौधा होता है दोस्तों यहीं पे पाया जाता है। लेवेंडर का पौधा जो है इसी आइलैंड पे पाया जाता है, जिससे लेवेंडर नामक परफ्यूम बनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जो कि विश्व प्रसिद्ध परफ्यूम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप लोग देख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। भूमध्य सागर को दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर से कौन जोड़ता है? लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो क्या होगा? स्वेज नहर। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कब बनाई गई थी? स्वेज नहर 1869 में बनाई गई थी, 1869 में। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी? स्वेज नहर है। और इसकी वास्तविक लोकेशन की बात की जाए स्वेज नहर की, तो दोस्तों कहाँ पे है? ये मिस्र में। स्वेज नहर कहाँ पे है? मिस्र, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं, हार्मुज जल संधि जो है एशिया की एक महत्वपूर्ण, यानी कि जो आपका ये पश्चिमी एशिया पड़ता है दोस्तों, पश्चिमी एशिया की एक प्रमुख जो जल संधि है वो कौन सी है? पश्चिमी एशिया की प्रमुख जल संधि दोस्तों कौन सी है? हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ पे दोस्तों पड़ती है हार्मुज जल संधि? ये ईरान के दक्षिण में, दोस्तों पड़ती है। और ये किसको जोड़ती है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी? ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी दोस्तों है? ये है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि एक ऐसी जल संधि है दोस्तों, इसी जल संधि के माध्यम से दोस्तों 40% जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस और तेल का जो आयात निर्यात दोस्तों होता है, विभिन्न देशों में भेजा जाता है, वो इसी जल संधि के द्वारा दोस्तों, इसी मार्ग से भेजा जाता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है हार्मुज जल संधि, इसी के माध्यम से दोस्तों 40% जो मतलब पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेस का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, इसी के माध्यम से दोस्तों किया जाता है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। सबसे बड़ा देश बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा देश दोस्तों इसमें कौन सा होगा? चीन। कौन होगा? चीन जो है वो सब जो इसमें देश दिए गए हैं 4, इनमें से सबसे बड़ा है। इन 4 देशों में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? चीन है। वैसे दोस्तों बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन है? रूस, ठीक है। रूस के बाद किसका नाम आता है दोस्तों? कनाडा।
कनाडा के बाद दोस्तों था पहले अमेरिका का, लेकिन वर्तमान में अमेरिका नहीं है, इसके स्थान पे कौन है? चीन हो गया है। क्योंकि चीन ने जब से तिब्बत पे अपना अधिकार जमाया है उसके बाद से इसका स्थान जो हो गया है दोस्तों तीसरा हो गया है। और चौथे नंबर पे कौन पहुंच गया है? यूएसए। यूएसए जो है चौथे नंबर पे पहुंच गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद दोस्तों आता है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। इसके बाद कजाकिस्तान। इसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे रूस, कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, ठीक है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राम या सिस्मोस्कोप, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और जो रिएक्टर स्केल थी दोस्तों, रिएक्टर स्केल जिससे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है, रिएक्टर स्केल जो थी वो चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, यौगिक, विद्यालय, निशाचर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग निशाचर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, निशाचर नहीं होगा, ना लेखक होगा और ना योगी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय जो शब्द है दोस्तों ये यौगिक शब्द है। ठीक है, विद्याधन आलय दो से मिलकर बना है। लेखक जो है दोस्तों, लेखक एक क्या है? रूढ़ शब्द है। लेखक एक रूढ़ शब्द है, योगी भी एक रूढ़ शब्द है दोस्तों, और निशाचर जो है ये योग रूढ़ है। ठीक है, किसी दिन हम एक हिंदी भी दोस्तों क्लासें अब प्रयास करेंगे हिंदी की क्लासें अलग से कराने का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट अगर कोई आ रही है पहले, तब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासें चलाई जाएं। लेकिन तब तक के दोस्तों हम लोग संडे स्पेशल में इसी तरह से क्लास करते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तब तक कि हम लोग संडे स्पेशल में इसी तरह हम लोग क्लास करते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मतलब लिए जा रहे हैं दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपकी मतलब आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पराश्रित। पराश्रित में समास बताना है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पराश्रित यानी पराश्रित का मतलब क्या होता है दोस्तों? पराश्रित का मतलब होता है पराये पर आश्रित। पराये पर आश्रित, ठीक है, यानी कि दूसरों पर आश्रित। तो क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, क्या होगा? पर में और पर किस में आता है? अधिकरण में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, तालव्य, वर्ष, वर्ष होगा। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है दोस्तों, ये बताइए, या ओष्ठ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। छा जो है इस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान दोस्तों आप लोगों को बताना है। क्या होगा दोस्तों? तालव्य। छा जो आता है दोस्तों, छा एक किस वर्ग में आता है? ये चा, चा, छा, जा, झा और इया,
ये सब क्या है दोस्तों? तालव्य हैं, तालव्य। दंत की दोस्तों बात कर ली जाए, ता वर्ग जो आता है, ता, था, दा, धा, ना जो है, ये क्या है? दंत हैं। आप लोग याद रखेंगे। तालव्य आपको बता दिया गया है। और वर्ध से में क्या होते हैं दोस्तों? सा, रा और ला। ओष्ठ में दोस्तों क्या होता है? ओष्ठ में कौन आते हैं? पा वर्ग जो आता है पूरा, ये ओष्ठ होता है। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, ये होते हैं ओष्ठ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अली तथा, ये दोस्तों यहाँ पे पहला इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, अली तथा अली, अली, इसका क्रमशः आपको क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या होगा? अली तथा अली सब शब्दों में क्रमशः सही अर्थ होगा। सखी तथा भौरा, भौरा तथा सखी, भौरा तथा पक्षी, पक्षी तथा भौरा। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो दो बिल्कुल गलत हो गए हैं, क्योंकि इसमें पक्षी आ रहा है, पक्षी तो होता नहीं। ठीक है, अब सखी भौरा या भौरा सखी, आप लोग बताएंगे इसमें क्या होगा। दोस्तों अली का मतलब होता है सखी, आप आज से याद कर लीजिए। सखी कैसे पता चलेगा दोस्तों? बड़ी की मात्रा इसमें है, बड़ी की मात्रा इसमें है, और जो दूसरा अली बचता है इसका मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सखी तथा भौरा। बड़ी की मात्रा अली में होती है, सखी में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, तो अली जो होगा सखी हो जाएगा, अली जो होगा ये भौरा हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिव्या गमन में संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या आयात स्वर संधि। आप लोग बताएंगे दोस्तों दिव्या गमन, दिव्या गमन में संधि कौन सी होगी, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस तरह से इसे देख रहे हैं। पहले दिव्या गमन जो है इसे कैसे तोड़ेंगे, अगर आप लोग तोड़ लेंगे तो बता पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देवी धन आगमन, कैसे तोड़ा जाएगा? देवी धन आगमन में इसमें क्या है? बड़ी ई है और इसमें क्या है? आ है। ये मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? या। ये किस संधि का रूल है? ये नियम किसका है? यड़ संधि का। किसका है? यड़ संधि। बड़ी धन बड़ा मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दिव्या गमन। इसका राइट आंसर होगा यड़ स्वर संधि। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्ञा वर्ण, जो ज्ञा पूछा गया है, ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? जा धन इया, जा धन या, जा धन ई धन आ, जा धन या। आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आप बताइए दो में, बी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा जा धन इया। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ये संयुक्त अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर दोस्तों कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर ये पूछे जाते हैं, और ये कैसे बनते हैं ये भी पूछा जाता है। छा की बात कर लें तो ये किससे मिलके बना है? का में हलंत लगेगा। ठीक है, ये सा। और तरा होता है, तरा किससे मिलके बना है दोस्तों? ता धन रा। ठीक है, इसी तरह ज्ञा जो है, ज्ञा जो है ये ज्या धन इया। ठीक है, और सरा की बात की जाए दोस्तों तो जो सरा होता है ये सा, तालब बिसा और रा से मिलकर बना है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सन्यासी, उज्ज्वल, प्रतिनिधि, दीर्घायु। आप लोग बताएंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। सन्यासी जो है ये गलत है। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? सन्यासी जो होता है दोस्तों, सा के ऊपर क्या होती है? अन की बिंदी होती है, ठीक है। प्रतिनिधि नहीं होता है, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि, ठीक है। दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा? ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों। ये रा जो है कहाँ पे लगेगा? घा के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा दीर्घ आयु। तो इसमें सही क्या होगा? उज्ज्वल जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आइए दोस्तों, ये सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गेहूं में करनाल बंट रोग का कारक है। न्यूवेसिया इंडिका, हेलिमेंथोस्पोरम, सर्कोस्पोरा की कूची या एस्काइटा रावी। आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये रोग कारक का जो साइंटिफिक नेम है वो दिया गया है, गेहूं में करनाल बंट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूओसिया इंडिका। क्या होगा? न्यूओसिया इंडिका। और हेलिमेंथोस्पोरम जो होता है दोस्तों, ये किस में लगता है? ये मक्के में, मक्का का झुलसा जो होता है, मक्का का पत्ती झुलसा, ये हेलिमेंथोस्पोरम के कारण होता है। सर्कोस्पोरा कीकोची जो ये होता है सोयाबीन में। किस में लगता है दोस्तों? सोयाबीन का धब्बा रोग, ठीक है। सोयाबीन की पत्तियों पर जो धब्बा पड़ता है वो सर्कोस्पोरा कीकोची के कारण होता है। और एक दोस्तों मूंगफली में आप लोगों ने सुना होगा, वो होता है सर्कोस्पोरा स्पॉन्टेनियम। सर्कोस्पोरा स्पॉन्टेनियम जो होता है वो मूंगफली में लगता है, पत्तियों का धब्बा रोग। और सर्कोस्पोरा कीकोची जो है ये सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन का पत्ती धब्बा है। एस्काइटा राबी जो होता है ये चने का झुलसा होता है, चने का झुलसा, एस्काइटा राबी, ठीक है। आप लोगों को बता दिए गए हैं। और ये गेहूं का करनाल बंट आप लोगों को तो बता ही दिया गया है, गेहूं का करनाल बंट, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरिया पार्क भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कोरिया पार्क की स्थापना दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर कोरिया पार्क की दोस्तों स्थापना की गई है। और वहीं फ्रेंडशिप पार्क की बात की जाए दोस्तों, भारत फ्रेंडशिप पार्क ये कहाँ पे है? दिल्ली छावनी, ठीक है। भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क कहाँ पे है? दिल्ली छावनी में। और कोरिया पार्क दोस्तों है ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है दोस्तों? अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर ये बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राजकुमारी होती थी दोस्तों यहाँ की, अयोध्या की। ये कहाँ चली गई थी? ये दक्षिण कोरिया चली जाती हैं दोस्तों। कहाँ पे चली जाती है? दक्षिण कोरिया। और इस मतलब ये रानी का जो था नाम, क्या नाम था? सूरी रत्ना। और ये वहाँ पे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाती हैं। वहीं पे राजा से, वहाँ के राजकुमार से दोस्तों, वहाँ के प्रेजेंट टाइम के राजा जो थे किम सोखे। कौन थे? किम सोखे। उनसे क्या कर लेती हैं? शादी कर लेती हैं, ठीक है। और वहाँ की ये बन जाती हैं महारानी, ठीक है। ये वहाँ की महारानी हो जाती हैं दोस्तों। और ये जो शहर था, किमहे शहर था, जहाँ पे गई थी, किमहे शहर में, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वहाँ के जो मतलब ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। और वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, वो फरवरी मार्च में अयोध्या आते हैं, ठीक है। और अयोध्या में दोस्तों
सरयू नदी के तट पर क्या था, एक रामकथा पार्क था। रामकथा पार्क, सरयू नदी के तट पर क्या था दोस्तों, रामकथा पार्क था। रामकथा पार्क, रामकथा पार्क का जीर्णोद्धार करके दोस्तों और इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है, क्वीन हे होंग, क्वीन हे होंग ओके, ओके पार्क। क्योंकि जो रानी सूरी रत्ना थी उनका जो नाम था वहाँ की लैंग्वेज में ये क्वीन हे होंग ओके कहा जाता था। उन्हीं के नाम पे दोस्तों ये कोरिया पार्क की स्थापना सरयू नदी के तट पर रामकथा पार्क के जीर्णोद्धार के बाद उसी का नाम बदलकर उसके स्थान पे ये क्वीन हे होंग ओके मेमोरियल पार्क की स्थापना दोस्तों की गई है। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और जो भारत में फ्रेंडशिप पार्क की बात की जा रही है वो दिल्ली में स्थापित है, दिल्ली छावनी में। और ये वहाँ के रक्षा मंत्री जो थे दक्षिण कोरिया के और भारत के रक्षा मंत्री ने मिलकर ये भारत और कोरिया फ्रेंडशिप पार्क जो था उसकी स्थापना दिल्ली छावनी में की थी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, नेपाल। आप लोग बताएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कहाँ की बनी है? कनाडा की ये रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लॉसम एंड रॉट किस फसल से संबंधित रोग है? पोटैटो, टोमेटो, पोमैटो, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर। पोमैटो जो होता है ये संकर किस्म है, किसकी? संकरण से तैयार की गई है, क्रॉस वैरायटी है पोटैटो टोमेटो की, जिसमें क्या होता है दोस्तों, पेड़ के मतलब पौधे के ऊपरी भाग पे क्या लगते हैं? टमाटर लगते हैं और निचले भाग में क्या होता है? आलू होते हैं। ठीक है, जो उसका रूपांतरित रूप होता है तना, वो आलू जो होता है, आलू क्या होता है? नीचे होता है और ऊपरी भाग पे लगते हैं टमाटर, इसी को पोमैटो कहा जाता है। आप लोगों को बताना है ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज जो है किससे संबंधित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा टोमेटो। ब्लॉसम एंड जो एंड रॉट डिजीज़ है दोस्तों, ये किस में लगती है? ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज़ ये टमाटर में दोस्तों लगती है। आइए इसके बारे में हम लोग इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का ये रोग होता है। ये दोस्तों आप लोगों के सामने इमेज लगाई गई है, इसमें आप लोग भली भांति देख पाएंगे ये रोग किस प्रकार का होता है। जो टमाटर का एंड पॉइंट होता है दोस्तों, यहीं पे इसका प्रकोप देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये बढ़कर पूरे फल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी से होता है, हाई टेम्परेचर होता है और इसके अतिरिक्त अनियमित सिंचाई भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इसका रीजन भी आप लोग समझ गए होंगे, कैल्शियम की कमी, अधिक तापमान, यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है? कैल्शियम की कमी, रोग का कारण, रोग का कारण कैल्शियम की कमी, अधिक तापमान, अधिक तापमान हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई और अनियमित सिंचाई, अनियमित सिंचाई। दोस्तों क्या होता है, इसके जो सेल वाल होता है, सेल वाल में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस पर सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है, फल पे सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण ये हैं कि पौधे में या फिर कैल्शियम की मतलब आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है या फिर मृदा में कैल्शियम की कमी है। ठीक है दोस्तों, और अगर सिंचाई अगर लेट करते हैं तब भी क्या होता है, मतलब इसकी सेल वाल जो होती है वो सिकुड़ने लगती हैं और सेल वाल सिकुड़ने के कारण क्या होता है, ये डिजीज़ जो होती है इसके बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इससे इसमें रोग का प्रकोप बढ़ने लगता है और अगर इस स्थिति में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मात्रा में तो उस समय भी इस रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। कारण ये है दोस्तों कि अगर हम नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी, जब वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी तो इससे कैल्शियम के फलों को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो ये डिजीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये डिजीज़ खेतों में आप लोगों को देखने को मिलती है तो आप लोग नाइट्रोजन को कम मात्रा में उपयोग कीजिए, कैल्शियम की आपूर्ति कीजिए
और दूसरी बात, सिंचाई को नियमित रूप से कीजिए। ठीक है, ज़्यादा अंतराल पे या जल्दी जल्दी सिंचाई करने पर भी इस रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इसे कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज़। ये जो कि टमाटर में भी लगती है, शिमला मिर्च में भी लगती है, कद्दू वर्गीय फसलों में भी लगती है, लेकिन मुख्य रूप से ये टमाटर में लगती है और यही एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं ये कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। मैथ का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। दोस्तों समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण भी बराबर हो। कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। प्रत्येक कोण इसका बराबर होता है और सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण तो बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी ये एक त्रिभुज दिया गया दोस्तों। मान लीजिए ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये ए है तो ये भी ए होगी। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। दोबारा इमेज हम बना लेते हैं स्पष्ट बिल्कुल। ये दोस्तों आपके सामने इमेज है और ये इसकी ऊंचाई है। मान लीजिए ये एच है, ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ए भी होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल दोस्तों। इसके अतिरिक्त ऊंचाई जो होती है इसकी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका जो सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है दोस्तों √3/2 ए। क्या होती है, √3/2 ए। दोस्तों ये कैसे निकाली जाती है इसके बारे में भी हम जल्द से आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है √6, कितनी दी गई, √6। इसको इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि ये ऊंचाई होती है। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो √6 को किस प्रकार लिख सकते हैं, √3 × √2। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2। ए कितना निकलेगा, 2√2। ठीक है, 2√2 की वैल्यू हम क्षेत्रफल में रख देंगे। क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 इंटू 2√2 का स्क्वायर अगर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2√3। 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये √3 पहले से था तो 2√3। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर होगा ए। आइए हम आप लोगों को जल्द से बता देते हैं कैसे निकाला जाता है दोस्तों। ये मान लीजिए त्रिभुज है दोस्तों, वैसे टाइम ज़्यादा है नहीं लेकिन प्रयास करते हैं आप लोगों को बताने का। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ये साइड ए है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो ये ए है तो आधी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये लंब हो गया। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय जो लगाई जाती है दोस्तों, तो कौन सी होती हो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना है a/2, तो हो जाएगा a²/4। ठीक है, ये एक साइड में कर लेंगे और ऊंचाई एक साइड में रखेंगे, a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू h²। तो 4a² में से एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे, 4a² में से a² निकल जाएगा, 3a² बचेगा, h² बराबर हो जाएगा 3a²/4। ठीक है, h से जब इसे हम बाहर निकालेंगे यानी कि स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा, a बचेगा, और 4 का रूट क्या निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि √3a/2 जो हो जाती है इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है,
ये हाइट हो जाती है। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, इसका व्यास कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पहिए के एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है। पहिया जो होता है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है दोस्तों। ये मान लीजिए पहिया है, ये एक चक्कर में ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, और अगर पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा ये भी r, यानी कि ये हो जाएगा 2r, यानी कि ये हो जाएगा इसका डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों। एरिया, सर्किल का एरिया होता है जो क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों। परिमाप जो होता है यानी कि परिधि, परिधि जो होती है दोस्तों 2 पाई r होती है। क्या होती है 2 पाई r। जब ये मतलब एक चक्कर लगाएगा पहिया पूरा तो कितना चलेगा। अपनी परिधि क्या होती है, बाहर का जो हिस्सा होता है ये बाउंड्री इसकी, यह इसकी परिधि होती है। जब एक चक्कर लगाएगा दोस्तों तो कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो पहिए द्वारा चली गई दूरी यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लिखना है पहिए द्वारा चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी। पहले चली गई दूरी की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी 2 पाई r। लेकिन कितने बार चलता है ये, n टाइम, 4000 बार है ना, तो n टाइम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहिया कितनी दूरी चला है दोस्तों 8.8 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला है 8.8 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि आंसर में सेंटीमीटर में देना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। n कितना है 4000 है। नंबर ऑफ राउंड जो है पहिया के कितने हैं 4000 हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r, r हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि r से हमें व्यास निकालना है। 4 दूना, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए आप लोग, ये बचा है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 2.2 इंटू 100 इधर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा 220। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट लगा एक के बाद, तो एक अंक इधर बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। ये 2, ये 22, 7 और r। अब ये 22 दाम में 220, 22 से काट दीजिए, 2 पंची 10, यानी कि इधर कितना बचा 5, इधर 5 बचा है, इधर बचा है r/7, या इस प्रकार लिख सकते हो r = हो जाएगा 7×5 35, यानी r निकल आया 35, यानी इसकी त्रिज्या जो निकल आई कितनी निकल आई 35 निकल आई। तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास हो जाएगा दोस्तों 2 × 35 = 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बी। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर है। इसका आयतन आपको लोग बताना है 216 घन सेंटीमीटर, 416 घन सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर है, 216 घन मीटर। दोस्तों घन क्या होता है, एक 3D शेप होता है। क्या होता है 3D शेप, आप लोग पहले ये समझ लीजिए। 2D शेप जो स्क्वायर होता है दोस्तों, ये जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है स्क्वायर, ये 2D होता है। जो घन होता है वो 3D होता है। कैसे देखो, घन क्या होता है, इसमें 6 फेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये घन हो गया। घन में क्या होती हैं, सभी फेस जो होते हैं ये स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और इसके टोटल फेस होते हैं 6। आप लोगों को बताना दोस्तों क्या है, इसमें विकर्ण की लंबाई दी गई है। विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो इसका आयतन क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होती है √3a। तो
कितनी दी गई है, 6√3 दी गई है। ये है √3, ये पहले से है √3, ये फार्मूला होता है। 6√3 दी गई है, √3 से √3 कट जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 6। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 छंग 36 छक्का 216, 216 और इसका आंसर होगा घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर, ठीक है। 216 घन सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर दिया, ये नहीं होगा, ये होगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि 3D आकृति में वैल्यू जो होती है वो घन में होती है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिन दोस्तों फ्री होंगे तो आप लोग को बताएंगे ये कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। जो √3 आया है कैसे आया है तो किसी और क्लास में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग समझ जाएंगे कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। मान लीजिए वर्ग, जो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। वर्ग का अभी बताया था मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिया कितना गया है, 10% बढ़ाया जाता है। माना पहले भुजा कितनी थी, माना पहले भुजा 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो पहले 10 थी, अब बढ़ा के कितनी 10% बढ़ाया गया, यानी कि 1 बढ़ा दिया गया है, 11 हो गया है, ठीक है। बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 11। तो ये स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल बताना है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल हो जाएगा 10 दाम में 100 और नया वाला हो जाएगा 121। दोनों में अंतर कितना है, 21 का, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, बढ़ा प्रतिशत कितना है, अंतर, अंतर यानी कि 21 गुणे 100 बटे आधार, आधार कितना था, पहले कितना था 100, 100 से 100 कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 21% आंसर, ठीक है। समझ गए ना। और एक दूसरा तरीका दोस्तों होता है, वो भी जल्दी से देख लीजिए। ये होता है प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू होता है a प्लस a इंटू a बटे 100। तो a की वैल्यू कितनी है, 10%, तो 10 10 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 दाम में 100, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ये 20 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 21% आंसर, ठीक है। एक इस तरीक़ा से भी हम लोग इसे कर सकते हैं। यहीं पे अगर घटाएगा होता तो माइनस हो जाता, बस यही अंतर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप आप लोगों को बताना है क्या होगा दोस्तों। आइए जल्दी से हम समझते हैं ये कैसे दोस्तों किया जाएगा। सबसे पहले जो रेशियो है, रेशियो में हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए रेशियो से इन्हें अलग करना पड़ेगा। तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x 4x 5x। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब होता है यानी कि समकोण त्रिभुज बना रहे हैं दोस्तों। आपको चेक करना है कि है या नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी जो भुजा है 5x का स्क्वायर कर देंगे और इधर 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 16 16 9 25 25x स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा। आधार दोस्तों इसमें कितना, मान लीजिए ये तो कर्ल हो गया था, ठीक है। आधार एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी 3x इंटू 4x, क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ल होती है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 2x 2 3 6 6x स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल दिया कितना गया है दोस्तों, 216। कितना दिया गया पहले से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 216 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 6x स्क्वायर। 6 से काट देंगे इसे, 6 छंग 36 छक्का 216, 6 छंग 36 छक्का 216।
कितनी बार में कटेगा ये, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 3 बचा 36 और 6 छंग 36, यानी कि x की वैल्यू आ गई। इधर स्क्वायर इधर लगेगा, 36 पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। x की वैल्यू 6 आ गई। तो त्रिभुज का परिमाप दोस्तों बताना है आप लोगों को। त्रिभुज का परिमाप देखो यहाँ, त्रिभुज का क्या परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। हमें वैल्यू x की कितनी निकली है, 6। देखो एक बार, भुजाएं थी दोस्तों 3x 4x 5x, ठीक है। परिमाप दोस्तों हमें बताना था, इसका परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, x की वैल्यू निकली थी 6, तो 6 त्रिक 18, 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6, 6 निकला था ना x का मान, 5 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 प्लस 6 चौक 24 प्लस 5 छक्का 30। ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 ये है, 18 में 2 इधर से हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 20 30 20 50, 50 और ये हो जाएगा 50 20 70 2 72, यानी 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले रेशियो से अलग कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि ये समकोण बन रहे हैं क्योंकि ये ट्रिपलेट नजर आ रहे थे। इसमें ट्रिपलेट पता होने पर हमने वो लगा दिया। अगर ट्रिपलेट ना होते दोस्तों तो इसमें से कौन सा लगता, हीरोन सूत्र से लगता, जिसमें अर्ध परिमाप निकाल के फिर फार्मूला लगता अंडर रूट ए से एस माइनस बी एस माइनस सी से, फिर उससे ये निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ये समकोण था, इसे समकोण फार्मूला लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू निकल आई तो एक्स की वैल्यू रख के हमने इसका परिमाप निकाल लिया जो कि 72 सेंटीमीटर आया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मोडियम का संबंध किस रोग से है, पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग या पेचिश। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट देखिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो होता है ये प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी होता है, यानी कि किसका होता है, प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या होता है, प्रोटोजोआ संघ का एक जीव होता है। ठीक है, और ये वाहक ये कारण होता है किसमें, मलेरिया के लिए। और मलेरिया का जो वाहक होता है, मलेरिया का वाहक ये कौन है, मादा एनाफ्लीज। क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है ये होता है इसका वाहक। ठीक है दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये इसका वाहक होता है। से निद्रा रोग किससे होता है, निद्रा रोग जो होता है दोस्तों ये किससे होता है बताइए, सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। ठीक है, और पेचिस ये सभी जो है, पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस ये सभी प्रोटोजोआ जनित बीमारी हैं। किसके द्वारा होने वाली हैं, प्रोटोजोआ जनित सभी जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, मलेरिया के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वार्सिकोर रोग किसकी कमी से होता है, अमीनो अम्ल, विटामिन डी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। जो क्वार्सिकोर होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन। और अमीनो अम्लों का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन से कौन सा रोग होता है, मायराइस्मस। आप लोगों ने सुना होगा मायराइस्मस रोग जो होता है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों, रिकेट्स। और ओस्टोमलेसिया जो होती है दोस्तों, इसके द्वारा क्या होता है, इस बीमारी में इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं और ये अधिक उम्र के लोगों को होता है और हड्डियां खोखली होकर कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसी तरह रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स सूखा रोग होता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है और इसके अलावा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किण्वन कैसी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी और उत्क्रमणीय। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये एक दोस्तों ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं दोस्तों वे जैव रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों,
ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, जैसे सिरके का निर्माण होना। ठीक है, गन्ने के सिरके का निर्माण जो होता है, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसके अलावा क्या होता है, चूने, जो बुझा हुआ चूना जब पानी में मिलाया जाता है उससे ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से वायरस जनित बीमारी, रेबीज, पोलियो, मीजल्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। रेबीज की बात की जाए, पोलियो की या मीजल्स, ये सभी क्या है, वायरस जनित बीमारियां हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे कृपया करके दोस्तों लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे की कक्षाएं हम नियमित रूप से करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।